हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा कि 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को जो विश्व स्तर पर जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1948 में मनाया गया था और 10 दिसंबर 1948 के ही दिन यूएन के 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। तभी से ये मनाया जाने लगा। 10 दिसंबर 1948 से ये मनाया जाने लगा है मानव अधिकार दिवस। और इस बार जो मानव अधिकार दिवस की जो थीम रखी गई है 2023 में, वो है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इस बार की ये थीम है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को मानव अधिकार के बारे में जागरूक करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है विश्व मानव अधिकार दिवस का, कि मानव अधिकार के बारे में जागरूक करना इसका जो है उद्देश्य है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई है। और यह जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो एक वैधानिक निकाय है। याद रखें, वैधानिक निकाय है। और एनएचआरसी मानवाधिकार आयोग की जो सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं वर्तमान में। ये आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति करता है ये आयोग, वो करता है राष्ट्रपति। इस आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन का जो व्यक्तित्व है स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 जो है इसी से संबंधित है, तो याद रखें। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। दिवस आए तो कुछ महत्वपूर्ण दिसंबर माह की नियुक्त जो दिवस हैं जान लेते हैं। जो दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा का जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस की बात करें, किसान दिवस जो वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। और वहीं पे बात करें सुशासन दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। भारत में जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस थे, एक बार रिवीजन कर लेना सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे रेड क्लिफ लाइन, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, रेड क्लिफ लाइन इससे जोड़ती है। मैक मोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। और वहीं पर बात करें 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है। और डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है ये डूरंड रेखा। तो ये सभी सीमाओं को याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये जो है महत्वपूर्ण जो सीमाएं हैं उनको याद करना, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेना सभी लोग। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर जाएं, मिल जाएगी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो जाइए द स्ट्रीट 2.0
टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे सर्च करिए, आ जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो भारत की रैंक है 7वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है उसमें भारत की रैंक 2024 में 7वीं है, बताई गई है, याद रखें। जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट जो एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है उसके द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 अभी जारी किया गया है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो जलवायु संरक्षण प्रयासों या इसके अलावा अलग अलग देश द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने के लिए सक्षम बनाना इसका ये उद्देश्य होता है। तो ये इसका उद्देश्य है। भारत एक पायदान की छलांग लगाकर अब वो 7वें स्थान पे आ चुका, अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। और ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ये कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में जागरूक किया जाता है इसके बारे में, और इसमें 63 देश और यूरोपीय संघ मिलकर इसका आकलन करते हैं। तो इतनी बात को ध्यान दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख सूचकांक टॉप देश जो इसमें आए हैं, जैसे टॉप फर्स्ट पे कोई देश नहीं है, टॉप सेकंड पे भी कोई देश नहीं है, टॉप थर्ड पे कोई देश नहीं है। टॉप 10 में 4th नंबर पर है डेनमार्क, 5th नंबर पर इस्टोनिया, 6th नंबर पर फिलीपींस, 7वें नंबर पर भारत है हमारा, अभी बताया 7वें नंबर पर मेरा भारत है, और 8वें नंबर पर नीदरलैंड है। मोरक्को 9वें नंबर पर है, और स्वीडन, यहाँ पे याद रखना स्वीडन जो है वो 10वें नंबर पर आता है। तो भारत की रैंक इसमें 7वीं है, स्वीडन इसमें 10वें नंबर पर है, और डेनमार्क इसमें 4th नंबर पर है, तो याद रखना। बात करते हैं 2023 के प्रमुख सूचकांक की। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक थी वो 80 नंबर थी, 80वीं रैंक थी। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 61 थी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126 थी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 67 थी, और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108 थी। तो ये सूचकांक याद कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 का आयोजन किया जाएगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इस संगोष्ठी का जो आयोजन होगा वो 12 से 14 दिसंबर तक नई दिल्ली में जिसका आयोजन किया जाएगा। ये दुनिया भर में करीब 27 देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, और इसमें 150 से अधिक स्पीकर इसमें हिस्सा लेंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, जो अपनी राय रखेंगे। 150 से अधिक स्पीकर अपनी राय रखने वाले हैं इसमें, तो याद ध्यान देना। इस इवेंट में 150 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप शामिल होंगे। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन सिस्टम है जिसमें सोचने, समझने और सभी कार्यों को करने की शक्ति होती है, और ये बिल्कुल मनुष्य की तरह सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम है, ठीक है, इंसानों की तरह ये कार्य करता है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी थी। महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। लेक्सी भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट है, ठीक है, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है अभी। और विक्रम एस की बात करते हैं तो विक्रम एस जो है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसको श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से अभी लॉन्च किया गया है। वहीं पे बात करते हैं गूगल बॉट की, तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट है, तो इसे हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना गूगल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बीमेस प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी जो
भारतीय खिलाड़ी बनी है वो बनी है काशवी गौतम। काशवी गौतम इसमें सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है। जो महिला प्रीमियर लीग है यह दूसरे नंबर का सीजन है, इसमें सबसे जो महंगी खिलाड़ी बनी भारतीय वो काशवी गौतम को बनाया गया है। ठीक है, सीजन नंबर 2 है। इस बार जो फ्रेंचाइजी टीम ने 30 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसमें से 9 जो खिलाड़ी हैं वो विदेशी हैं और 21 जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय प्लेयर में शामिल हैं इस बार। और भारत की जो काशवी गौतम है वो 2 करोड़ में इस बार खरीदी गई हैं और वृंदा दिनेश है वो 1.30 करोड़ में अभी खरीदी गई हैं। तो ये याद रखना, ठीक है, ये भारतीय हैं। बात करते हैं इसमें जो टॉप पर है वो जो इसमें भारतीय हैं, ये है काशवी गौतम जो गुजरात से खेलेंगी और वृंदा दिनेश जो यूपी से खेलेंगी और एनाबेल जो सदरलैंड है ये दिल्ली कैपिटल से खेलेंगी। बात करते हैं जो एनाबेल सदरलैंड है ये दिल्ली से जो खेलेंगी, ये 2 करोड़ रुपए में दिल्ली से कैपिटल से खरीदी गई हैं और ये सबसे महंगी विदेशी प्लेयर हैं। ये सबसे महंगी विदेशी प्लेयर हैं जो दिल्ली से खेलेंगी। ठीक है, तो ये विदेशी प्लेयर हैं जो सबसे महंगी जो है खरीदी गई हैं और जो भारतीय हैं वो हैं काशवी गौतम। इन्हें सबसे महंगा खिलाड़ी भारत की तरफ से भारतीय हैं, इन्हें खरीदा गया है। बात करते हैं प्रीमियर लीग। इसका जो आयोजन करता है बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और एक महिला फ्रेंचाइजी टीम, ये T20 लीग है और जो WPL है 2023 का है, ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक, महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो आयोजन था ये मुंबई इंडियंस ने इसे जीता था और इस बार भी 5 टीमें भाग लेंगी। दिल्ली, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस, ये 5 टीमें इस बार भी भाग लेने वाली हैं। तो जान लें 5 टीमें भाग लेंगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारत को कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में चुना गया है? तो भारत को जो चुना गया है वो चुना गया है 2 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट है, इसे 2 सालों के लिए चुना गया है। तो ध्यान दें 2 सालों के लिए इस बार चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सालों के लिए चुना गया है। भारत है वो 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में चुना गया है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद है ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्र होते हैं, उन्हें इस संगठन में शामिल किया गया है। तो याद रखना, और जो ये 10 राष्ट्र हैं वो हैं भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात, ये चुने गए हैं। अब बात आई IMO की, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मुख्यालय है IMO का वो है लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। स्थापना 1948 में इसकी की गई है और ये जो है इसके जो महासचिव बनाए गए हैं वो किटैक मिलिम को बनाया गया है। और यूएन के किस अंग द्वारा, आपसे पूछे यूएन के किस अंग का हिस्सा है ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का ये हिस्सा है। तो इसके जो महासचिव है वो हैं किटैक लिम और जो इसकी स्थापना 1948 में की गई है। तो इतनी बातें ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन किसे घोषित किया है? तो जो इसे अंतर्राष्ट्रीय जो है भ्रष्टाचार विरोधी जो है चैंपियन किसे घोषित किया गया है? तो किया है निखिल डे को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप घोषित किया है। तो निखिल डे इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये अमेरिका ने भारत में सरकारी कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार विरोध में किए गए सामाजिक आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए इन्हें स्वीकार किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप इन्हें करार घोषित किया गया है निखिल डे को। तो निखिल डे इसका राइट आंसर है। अमेरिका आया तो अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर
अमेरिका में अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दीपावली पर अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। जो भारत है वो अमेरिका के सिएटल में जो नया दूतावास अभी खोलेगा। और बात करते हैं स्टेटिस्टा के अनुसार ये फिनटेक जो यूनिकॉर्न है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है जो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो विष्णुदेव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, विष्णुदेव साय। तो इसका जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर है। विष्णुदेव साय जो है वो कुनकुरी से विधायक हैं, कुनकुरी से, और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं 2 बार छत्तीसगढ़ के भाजपा के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में जो है वो 90 विधानसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को जो 54 सीटें प्राप्त हुई हैं, 54 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं विधानसभा में। और विष्णुदेव साय जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का स्थान लेने वाले हैं। ये विष्णुदेव जो साय हैं ये भूपेश बघेल का स्थान लेने वाले हैं। तो इस बार जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विष्णुदेव साय बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 54 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो याद रखना। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ आया था। पीएम मोदी ने नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट को भी राष्ट्र को वहां पे समर्पित किया है। यह देख पा रहे हैं आप। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जिला नारायणपुरे का देश का दूसरा स्थान होगा। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण में जो नारायणपुर है वो देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिले में। तो याद रखना। छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई है। राजधानी है रायपुर। वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और मुख्यमंत्री जो बने हैं वहाँ पे वर्तमान में विष्णुदेव साय बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं और लोकसभा की सीटें वहाँ पे 11 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं वो 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, लाल रिनपुई किस राज्य की पहली महिला मंत्री बनी है? तो लाल रिनपुई जो है वो बनी है मिजोरम की पहली महिला मिजोरम की पहली महिला मंत्री बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? लाल रिनपुई को। मिजोरम इसका राइट आंसर है। तो ध्यान देना, मिजोरम इसका राइट आंसर। मिजोरम के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लाल दुहुमा ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य की पहली महिला कैबिनेट के रूप में लाल रिनपुई को वहां पर शपथ दिलाया गया है। और 40 संसदीय मिजोरम विधानसभा में सीएम लाल दुहुमो को मिलाकर अब कुल 12 मंत्री हैं वहाँ पे। ठीक है, लाल दुहुमो को लेकर जो है मिजोरम में कुल मिलाकर 12 मंत्री हो गए हैं। तो याद रखना, सीएम जो है वो लाल दुहुमा है और जो मंत्री पद कभी शपथ ली है वो लाल रिनपुई को शपथ दिलाया गया है। और लाल जो रिनपुई है वो वहाँ पर आदिवासी मामले के कार्य देखेंगी, समाज कल्याण के बारे में, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन विभाग आदि का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। तो ये लाल रिनपुई को सौंपा गया है। मिजोरम आया, मिजोरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। स्थापना जो मिजोरम राज्य का गठन किया गया वो 20 फरवरी 1987 को किया गया है। और मुख्यमंत्री यहाँ के लाल दुहुमा हैं। और राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल जो है मिजोरम के वो कंभमपति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो हिमालयन सीरो है वो मिजोरम का राज पशु है। हिमालयन सीरो जो है मिजोरम का राज पशु है। और मिजोरम की जो सर्वोच्च चोटी है वो ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम की जो सर्वोच्च चोटी है। तो याद रखना। मिजोरम से करंट अफेयर है कुछ। इंथोरियम महोत्सव अभी हाल ही मिजोरम राज्य में मनाया गया है, इंथोरियम। और दक्षिण माओबुआंग जो है वो गांव है वो मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बना है। जो माओबुआंग गांव है मिजोरम का पहला जो है ODF प्लस गांव बना है। और मिजोरम विधानसभा ने समान नागरिकों की सहायता के लिए खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है। समान नागरिक संहिता के लिए
प्रस्ताव मिजोरम विधानसभा ने पारित किया है। और देश की पहली जो है एयरपोर्ट महिला फायर जो बनी है, फाइटर बनी है, वो दिशा नायक को बनाया गया है। आईसीसी मेंस एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो अंपायर बनने वाली पहली महिला है वो किम कार्टन को बनाया गया है। ठीक है, किम कार्टन को बनाया गया है। और इंडियन एयरफोर्स की जो फ्रंटलाइन कम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है वो बनी है शालिजा धामी को बनाया गया है। शालिजा धामी को यहाँ पर बनाया गया है, शालिजा धामी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ग्लोबल रीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के पीएम हैं। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। सर्वे अभी हुआ है, अमेरिका की कंस्टिल फर्म मॉर्निंग कंस्टल की ओर से किया गया है, जिसमें दुनिया के 22 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो पहले स्थान पर हैं। पहले ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में ये पहले स्थान पर टॉप पर हैं। तो याद रखना, जो है पीएम मोदी 76% और आंद्रेस मैनुअल जो है वो 66% और जो है एलोन बारसेट वो हैं 58% पर हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के हैं और जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं ये भारत के हैं। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? तो इसका जो राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। अहमदाबाद में बनकर ये तैयार हो चुका है। ठीक है, ये है बुलेट स्टेशन, याद रखना, ये अहमदाबाद में बनकर तैयार हो चुका है। देख पा रहे हैं आप। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में बताया कि देश का पहला जो बुलेट स्टेशन है वो अहमदाबाद में बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अहमदाबाद शहर में। इस स्टेशन को जो है जापान की मदद से तैयार किया गया है। इस जो ये अहमदाबाद स्टेशन है, बुलेट ट्रेन स्टेशन, ये जो है जो जापान की मदद से इसे तैयार किया गया है। और जो पहली बुलेट ट्रेन जो चलाई जाएगी वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, अहमदाबाद मुंबई, ये जो है 508 किलोमीटर लंबी पटरी यहाँ पर बिछाई जाएगी। और इस परियोजना की जो बजट लागत है वो 1.8 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत है से बना है। तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2023 में प्रथम जो है उसको याद कर लेते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो तेलंगाना में है। और दुनिया की पहली रोबोट CEO जो बनाया गया है वो मिका को बनाया गया है, मिका। और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की जो शुरुआत की गई है वो दिल्ली में की गई है। और ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD जो शुरू की गई है वो दिल्ली में शुरू की गई है। तो दिल्ली में ट्रांसजेंडर के लिए पहली OPD शुरू की गई। तो दोस्तों ये रहा 13 दिसंबर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।